Everyone, a very good evening to all of you. I wish you all happy Diwali once again. Hopefully आपकी दिवाली बहुत अच्छे से आपने मनाई होगी. जितने अच्छे से दिवाली मनाई थी उतने ही अच्छे से फिर से अपने पढ़ाई वाले मोड में आएंगे, अपनी प्रिपरेशन को क्लासेस को स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट एडिटोरियल है द हिंदू का आज का. मेरा नाम है अमन बहल. ये आर्टिकल लिखा हुआ है दिवाली के धुएं पे. कल रात जो दिल्ली में पटाखे बजे उसकी वजह से आज सुबह दिल्ली की हवा ऐसी थी कि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल था. और ये सब तब हुआ जब सरकार और प्रशासन ने बहुत इंतजाम किए थे कि पटाखे कम से कम बजें, और बजें तो सिर्फ ग्रीन वाले, ग्रीन फायर क्रैकर्स. चलिए, बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है बैलेंस टोन में. साइंस क्या कहता है, रिलीजन क्या कहता है, दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए. क्लास का ऑब्जेक्टिव है बेसिक से तैयारी करना इंग्लिश की. चाहे जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें आरसी आए, वोकैब आए, कॉम्प्रिहेंशन आए, क्लोज टेस्ट आए, हर चीज को इस क्लास में हम कवर करने की कोशिश करते हैं. एक क्विज भी है जो इस क्लास के अंत में हमें सॉल्व करना है. पूरे मन से क्लास को लेंगे तो इस क्विज में आपको 9 में से 9 मार्क्स मिलने चाहिए. चलिए आइए लेक्चर को शुरू करें. चलिए, टाइटल है फायर इन द स्काई. देखिए, स्काई मतलब आसमान, फायर का मतलब है आग. इस फ्रेज का मतलब हुआ आसमान में आग, यानी बात कर रहा है फायर क्रैकर्स की, पटाखों की, रॉकेट्स की. अब देखो, ये आर्टिकल लिखा हुआ है पटाखों पे, तो इसने लिख दिया फायर इन द स्काई. लेकिन ये फायर इन द स्काई जो है कोई एक स्टैंडर्ड फ्रेज नहीं है, कोई ईडियम फ्रेज बना नहीं हुआ, ये इसने बना दिया. आप लिख दो सन इन द स्काई, मून इन द स्काई, कुछ भी लिख दो. लेकिन अंग्रेजी में स्काई वर्ड से कुछ ईडियम्स बनती हैं जो आपको पता होनी चाहिए. ईडियम्स आपके सामने लिखी हुई है 3. एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से देखो कौन सी आप रिलेट कर पा रहे हो. आई इन द स्काई, पाई इन द स्काई और रिटन इन द स्काई. चलिए, आए का मतलब है आंख, पाए का मतलब होता है कोई गोली, कोई टॉफी, कोई कैंडी जो आपको खाने में अच्छी लगे, स्वादिष्ट हो. रिटन का मतलब होता है लिखा हुआ. अगर आसमान में आंख है, आई इन द स्काई है, इसका मतलब बात हो रही है सीसीटीवी कैमरा की, या फिर किसी मॉनिटरिंग इक्विपमेंट की, या पर्सन की जो आपको हमेशा देख रहा हो. भाई आसमान में, स्काई में आई है, यानी कोई आपको देख रहा है ऊपर से, कैमरा देख रहा है, कोई आदमी देख रहा है, कोई भी आदमी जो कुछ चीज आपकी जासूसी कर रही हो, तो आई इन द स्काई. दूसरा है पाई इन द स्काई. देखिए, पाए मतलब जो चीज आपको पसंद है, कैंडी, टॉफी आप खाओगे, लेकिन आपके हाथ में नहीं है, वो आसमान में है. ये वो ख्याली पुलाव है जो आप बुनते रहते हो कि एक दिन ये करूंगा, वो करूंगा. पाए इन द स्काई यानी आपके ड्रीम्स, आपकी ख्वाहिशें जो आपको लगता है पूरी हो जाएंगी, लेकिन होना बड़ा मुश्किल है, दूर के कोड़ी. चलिए, लास्ट अपने पास रिटन इन द स्काई. कोई चीज अगर आसमान में लिखी हुई है तो मतलब वो होना तय है. रिटन इन द स्काई के लिए एक और वर्ड अंग्रेजी में डेस्टाइन्ड, जो डेस्टिनी में आ चुका है, नसीब में लिखा जा चुका है, रिटन इन द स्काई है. जैसे अ वॉर बिटवीन चाइना एंड ताइवान इज रिटन इन द स्काई. एक जंग चाइना और ताइवान के बीच में आसमान में लिखी हुई है, डेस्टाइन्ड है, होना तय है. तो ये 3 फ्रेजेस बनते हैं इन द स्काई से, ईडियम्स हैं. रिलेट करके बताया मैंने. अगर ऐसा ही कुछ बना लोगे नोट्स तो हमेशा दिमाग में रह जाएंगी. अब आ जाओ टाइटल पैराग्राफ पे, क्या कहना चाह रहा है. कह रहा है ग्रीन क्रैकर्स आर अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन जॉयफुल फेस्टिविटीज एंड पब्लिक हेल्थ. कह रहा है ये जो ग्रीन क्रैकर्स हैं, हरे पटाखे हैं. ग्रीन क्रैकर्स पता है आपको क्या होते हैं? ये वो पटाखे हैं जिनको साइंस के हिसाब से बनाया गया है. थोड़े महंगे होंगे लेकिन इनसे धुआं कम निकलेगा, इसलिए ग्रीन है ना. जो समझ गए ना आप, ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह कम छोड़े. कह रहा है ये महंगे बिकने वाले लेकिन कम धुआं करने वाले जो पटाखे हैं, ये हैं एक समझौता या कॉम्प्रोमाइज 2 चीजों के बीच. अब वो 2 चीजें कौन सी है, बिटवीन एंड लगा के बताएगा. पहली चीज है फेस्टिविटी, यानी त्योहार का एंजॉयमेंट जो जॉयफुल हो, मजेदार हो. और दूसरी चीज है पब्लिक हेल्थ, यानी जनमानस का, आम आदमी का स्वास्थ्य. तो ये पटाखे इसीलिए लाए गए हैं कि त्योहार का थोड़ा मजा भी आ जाए, फेस्टिविटीज का आनंद भी ले लो आप, और साथ में पब्लिक की हेल्थ को भी ज्यादा नुकसान ना हो, कम से कम लोगों के अंदर जो है धुआं जाए. तो दोनों के बीच का एक समझौता है, कॉम्प्रोमाइज है ये पटाखे. बड़ा प्यारा सेंटेंस लिखा हुआ है, मीनिंग आपने निकाल लिया. ग्रीन क्रैकर्स बनेगा सब्जेक्ट, नाउन है प्लूरल, वर्ब बनेगी इसकी आर. सब्जेक्ट जैसा प्लूरल होगा, वर्ब वैसी ही सिंगुलर या प्लूरल होगी. बिटवीन और एंड लगा करके 2 चीजों के बीच की बात करते हैं आप. बिटवीन जनवरी एंड मार्च, जनवरी और मार्च के बीच. बिटवीन ग्वालियर एंड जयपुर, ग्वालियर और जयपुर के बीच, है ना. चलिए अब बढ़ेंगे आगे.
इस आर्टिकल की मैं आपको वोकैब दिखाता हूँ। 5 वर्ड्स है अपने पास जो है बड़े भारी भरकम, शुरू में एक साथ देखोगे तो फिर आर्टिकल पढ़ते हुए आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। हालांकि वोकैब साइड में भी लिखी रहती है, फिर भी डिटेल में आपको करवा देंगे। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से ड्रॉप करें, ये आपका सबसे अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका है इस चैनल को और क्लासेस को सपोर्ट करने का। चलिए, टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट पास सेल आज रात को 12 बजे तक पूरी हो जाएगी। अगर आपको मॉक टेस्ट पास की जरूरत है तो 351 रुपीज के मामूली से प्राइस पे 1 साल का पास प्रो आप अवेल कर सकते हैं टेक्स्ट बुक से। इस पास के अंदर आपको 1.5-2 लाख मॉक टेस्ट मिल जाएंगे बहुत सारे एग्जाम्स के, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे, डिफेंस। एक ही मॉक टेस्ट पास है, प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ, मॉक टेस्ट पासेस के साथ में ये पास आपको अवेलेबल है। अभी जो रिसेंटली सीजीएल का नया इंटरफेस आया है वो भी आपको इस पास के अंदर अपडेट करके दिया गया है, ताकि आप जब मॉक टेस्ट लगाएं आपको सीजीएल के एक्चुअल एग्जाम वाली फीलिंग आए। पास का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक का लिंक। जो भी प्राइस दिख रहा हो उस पर कूपन लगाएं YT10। इस कूपन को लगाते ही आपका प्राइस हटके हो जाएगा 351 रुपीज। अगेन यूज द कूपन YT10, पैसे को सेव करें। टेक्स्ट बुक का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। और राइट, वोकैब शीट है, इसको कर देते हैं थोड़ा सा जूम इन। पहला जो वर्ड अपने पास वो है कैवियाट। जूम इन करूं इसको मैं। कैवियाट, कैवियाट होती है स्पेशल कंडीशन या वार्निंग। अब देखो, ऐसे बताने से समझ नहीं आएगा, मैंने कैवियाट लिख दिया, वार्निंग, कंडीशन, इसका फीलिंग लो। जैसे ये सेंटेंस, द मैन सोल्ड चीप सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स विद अ कैवियाट ऑफ नो वारंटी। ये आदमी बेचा करता था सस्ते पुराने या सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स को एक कैवियाट के साथ में, स्पेशल कंडीशन के साथ में। और कंडीशन क्या है? कोई वारंटी नहीं है, ले जाओ जो ले जाना है लेकिन वापस मत लाना। समझ गए ना? तो ये एक जो वार्निंग कंडीशन होती है किसी भी चीज के अंदर, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं कैवियाट। इसको प्रोविजन या फॉर वार्निंग भी बोल सकते हैं। ये वर्ड आर्टिकल में आज आप यूज होता हुआ देखेंगे। चलिए, अगला वर्ड है अपने पास वायरुलेंट। ये वर्ड किससे बना है पता है आपको? वायरस से। और वायरस कैसा होता है? भोला भाला सा होता है ना, प्यारा सा। अरे वायरस जहरीला होता है। तो वायरुलेंट मतलब एक ऐसी चीज जो बहुत जहरीली हो, खराब हो, हार्मफुल हो। ये कोई ऐसी बात भी हो सकती है जो आपको खराब लगे, हार्श लगे, आपको एकदम जहर जैसी, है ना। कोई बात आपको ऐसी लगे जो अंदर से आपको परेशान करे। चलिए, इस वर्ड को यूज करके दिखाते हैं। अ वेरी वायरुलेंट फॉर्म ऑफ द डिसीज हैज अपीयर्ड इन अफ्रीका। एक बहुत जहरीली या हार्मफुल फॉर्म या रूप इस बीमारी का अपीयर हुआ है, उभर करके आया है अफ्रीका में। तो यहां पे तो जहरीलेपन की बात हो गई, वायरुलेंट। दूसरा देखो, चाइना इज अ वायरुलेंट क्रिटिक ऑफ अमेरिकन सैंक्शंस ऑन ईरान। चाइना एक बहुत कड़ा, हार्श क्रिटिक है, वायरुलेंट आलोचक है अमेरिका के प्रतिबंधों का ईरान पे। तो यहां पे वो आलोचना ऐसी कर रहा है जो अमेरिका को पसंद ना आए। चलिए, जहरीली चीजों के लिए सारे अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं। परनीशियस, मलिग्नेंट, टॉक्सिक आपको पता होगा, हॉस्टाइल बोलते हैं। और एक और अच्छा वर्ड है नॉक्शियस। ठीक है, टॉक्सिक से नॉक्सिक बनता है, या नॉक्शियस, पहले नॉक्सिक बोलते थे, अब इसको नॉक्शियस बोलते हैं। तो जहरीला वर्ड नॉक्शियस आप आर्टिकल में आज देखेंगे। अगला वर्ड अपने पास कमेंसुरेट। आपने मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन जरूर पढ़ा होगा। एसएससी बैंक्स में तैयारी करते हो ना, किसी का एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, कभी किसी गोले का, कभी किसी रेक्टेंगल का, है ना। तो मेंसुरेशन यानी चीजों का मेजरमेंट। कमेंसुरेट मतलब जो चीजें मेजरमेंट में एक दूसरे के बराबर हों या अनुपातिक हो, प्रोपोर्शनेट हो। जैसे एक आदमी ने सजा चोरी की 10 लाख रुपए की, और एक आदमी ने चोरी की 10 करोड़ की। क्या दोनों चोर हैं तो सजा बराबर दी जाए इनको? 10 लाख वाले को शायद आप 1 साल रख के छोड़ दें, 10 करोड़ वाले को हो सकता है आपको 10 साल रखना पड़े। सजा जो है उनकी चोरी के बराबर होनी चाहिए या अनुपातिक होनी चाहिए। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं कमेंसुरेट। दो चीजों का अनुपात में बराबर होना। समझ गए ना? 10 लाख वाले को साल भर की सजा मिली, चोर वो भी था। 10 करोड़ वाले को 10 साल की सजा आपको देनी पड़ी क्योंकि वो भी बड़ा चोर था। तो ऐसे वर्ड आपके दिमाग में बैठेगा। हर सैलरी इज नॉट कमेंसुरेट विद हर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसकी सैलरी जो है अनुपातिक नहीं है, प्रोपोर्शनेट नहीं है, या कमेंसुरेट नहीं है उसकी वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, काम की जिम्मेदारियों के। चलिए, कमेंसुरेट को प्रोपोर्शनेट भी बोलते हैं, हिंदी में अनुपातिक बोलते हैं। आज ये वर्ड आर्टिकल में आप यूज होता हुआ देखेंगे। चलिए, एक और वर्ड अपने पास, ब्रूक। देखिए, ब्रूक का मतलब होता है किसी चीज के को सहना। आप कहते हो ना, मैं अन्याय को नहीं सहूंगा, मैं कोई गलत बात नहीं सहूंगा, तो उसको अंग्रेजी में ब्रूक करना बोलते हैं। आसान भाषा में इसको टॉलरेट करना बोल देते हैं, बेयर करना बोल देते हैं। आज टॉलरेट नाम का वर्ड आर्टिकल में आएगा।
सहने वाला वर्ड। लेकिन हम बात कर रहे हैं ब्रूक की। आज की क्लास में तो नहीं आया, लेकिन बहुत बार ये भी आता है। द प्रोफेसर ब्रूक्ड नो इंटरप्शन इन द क्लास फ्रॉम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ब्रूक क्या करते थे या सहा करते थे, किसी भी इंटरप्शन को नहीं, दखल अंदाजी को नहीं, क्लास के दौरान बच्चों से, स्टूडेंट से। चलिए, टॉलरेट आपने देख लिया। यू विल सी दिस वर्ड। लास्ट वर्ड अपने पास बड़ा प्यारा वर्ड है, परफंक्ट्री। देखो, उछला या छिछला बोलते हैं इसको। जल्दबाजी में किया गया कोई काम कहलाता है परफंक्ट्री। जैसे कोई काम करने का आपका मन है, कोई चैप्टर पढ़ना है आपको, ये क्लास ही आप ले रहे हो, बस फटाफट 1.5x स्पीड पे चला लिया, समझ आया नहीं आया, आगे बढ़ गए। तो ऐसे काम जिनके अंदर आप बहुत जल्दबाज होते हैं या डिटेल में नहीं जाते हैं, वो सारे काम होते हैं परफंक्ट्री। कैजुअल और हेस्टी भी बोल सकते हैं इनको। केयरलेस पीपल ऑफ्टन वर्क इन परफंक्ट्री मैनर। लापरवाह लोग अक्सर छिछले मैनर में या कैजुअल मैनर में परफंक्ट्री तरीके से काम करते हैं। परफंक्ट्री को शैलो या कर्सरी भी बोलते हैं। नए वर्ड्स आपके लिए मुझे पता है, लेकिन ये वन वर्ड है। उठा लो आप एसएससी के पेपर्स, 20 साल के, कम से कम 5 बार ये वर्ड आपको मिला होगा। कर्सरी और परफंक्ट्री यानी बिना मन का किया हुआ काम। इसका बिल्कुल उल्टा होता है जब कोई काम मन से किया गया हो, डिटेल्ड हो, एग्जॉस्टिव हो या कॉम्प्रिहेंसिव हो। अगर कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कर रहे हो आप क्लास की, तो पूरे मन से पढ़ रहे हो, एक एक चीज आप समझ के आगे बढ़ते हो। आज ये कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड परफंक्ट्री का उल्टा यू विल सी इन टुडेस आर्टिकल। तो बड़ी भारी बुक आज की, भरपूर इसका फायदा लेना। टेलीग्राम ग्रुप से आप इस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें, किस बारे में लिखा हुआ है पता लगे। देखिए समरी ये मैं बार बार इसलिए देख रहा हूं, मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर चुका हूं, पर तब रिकॉर्ड वाला बटन दबाना भूल गया था, तो ये मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूं आज क्लास। आर्टिकल की समरी इस साल दिल्ली में पटाखे खूब जले, और आज सुबह सुबह की न्यूज आप पढ़ोगे तो दिल्ली में टॉक्सिक या नॉक्सियस धुआं देखने को मिला। सांस लेना लोगों का दूभर हो गया। और ये तो तब हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों का, गया ग्रीन फायर क्रैकर्स का फरमान जारी किया कि कम बजाओ, महंगे बजाओ और हरे बजाओ। उसके बाद भी ये हालत है। हमारा आर्टिकल जो है इस चीज को डिस्कस करेगा कि दिल्ली की हवा में खामियां क्या है, क्या पटाखों की वजह से हवा खराब होती है, और क्या सोल्यूशन सरकार ने आज तक निकाले हैं और कौन सा निकाला जाना अभी तक बाकी है। बड़ा ही बैलेंस तरीके से बना हुआ आर्टिकल है। ये नहीं कहता कि आप त्योहार मत मनाएं। ये आर्टिकल एक नया तरीका खोजने की कोशिश करता है कि त्योहार भी बन जाए, थोड़े पटाखे भी बच जाए और दिल्ली की हवा भी खराब ना हो। तो रिफ्लेक्टिव और बैलेंस टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। रिफ्लेक्टिव यानी आत्म मंथन करने वाला, अपनी गलतियों को, अपनी बुराइयों को समझना सीखना, रिफ्लेक्टिव टोन में। चलिए शुरू करें आर्टिकल को। मैक्सिमम बेनिफिट वही स्टूडेंट्स लेंगे जो क्लास में हर सेंटेंस को खुद से पढ़ेंगे। तो अच्छे बच्चे की तरह वीडियो को कर दो पॉज, और जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है एक बार खुद से पढ़ो, पूरा पैराग्राफ, मीनिंग निकालो। चलिए मैं शुरू कर दूं अब। कह रहा है दिस दीपावली फायर क्रैकर्स आर बीइंग बर्स्ट अंडर लीगल सैंक्शन इन दिल्ली। कह रहा है इस दिवाली में पटाखे या फायर क्रैकर्स आर बीइंग बर्स्ट हो रहे हैं, पैसिव वॉइस में फोड़े जा रहे हैं। आर बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। तो पटाखों को बर्स्ट किया जा रहा है, फोड़ा जा रहा है लीगल सैंक्शन के अंडर या फिर कानूनी मंजूरी के अंदर दिल्ली में। हर बार कानून की तरफ से ना मंजूरी होती है 2-3 साल से, इस साल मंजूरी मिल गई है। चलिए फायर क्रैकर सब्जेक्ट है, अगेन वर्ब को पैसिव में लिखा गया है, बर्स्ट बर्स्ट बर्स्ट। ये वो वाली वर्ब है जिसकी V1 V2 V3 सेम होती है। तो यहाँ पे V3 का इस्तेमाल हुआ है आर बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव पैसिव पता होंगे आपको, अगर नहीं पता है तो पहले वो सीख लो भाई। चैनल के होम पेज पे रखी हुई है प्लेलिस्ट, पूरी ग्रामर आपको करवाई गई है। कह रहे द सुप्रीम कोर्ट इन एन ऑर्डर दिस वीक मॉडिफाइड अ बैन इट हैड सैंक्शन सिंस 2018। कह रहे जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, अपने एक ऑर्डर में इस हफ्ते उन्होंने मॉडिफाई कर दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के। मॉडिफाई करना, चेंज करना, एक बैन में या एक जो है प्रतिबंध में। और वो बैन जो इसने खुद ही सैंक्शन किया था या मंजूर किया था सन 2018 से। और कैसे किया ये काम इन्होंने भाई, अब देखो कॉमा लग गया और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। ये काम इन्होंने किया अलाउ करते हुए, इजाजत देते हुए द यूज ऑफ ग्रीन फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल, इस्तेमाल को या यूज को हरे पटाखों का इस फेस्टिवल के दौरान। तो 2018 से सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा रखा दिल्ली में, पटाखे नहीं बजने चाहिए। ऑफ कोर्स लोग बजाते हैं लेकिन चोरी छुपे, सरकार की तरफ से बैन है। इस साल कोर्ट ने अपना बैन का ऑर्डर जो है उसको मॉडिफाई कर दिया और बोल दिया सिर्फ बजेंगे और ग्रीन पटाखे बजेंगे और 3 दिन बज सकते हैं, ऐसा इन्होंने मॉडिफाई किया। चलिए सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी मॉडिफाइड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है।
बैन के लिए आया है इट, और बैन की ये इट आया है सुप्रीम कोर्ट के लिए। आप देख रहे होंगे सर ये बैन के साइड में इट लिखा हुआ है तो बैन के लिए आया होगा, नहीं, इसने सैंक्शन किया था इस ऑर्डर को, इस बैन को किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। थोड़ा यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करना है, लकीर का फकीर नहीं बनना। सर बैन के बाजू में आया है तो बैन के लिए आया होगा ऐसा लिखते हैं कमेंट्स में, ऐसा नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर सैंक्शन किया था, इट का इस्तेमाल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो है इसकी हैड सैंक्शन्ड। कह रहा है जी वाइल द डिसीजन कम्स विद कैवियाट्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन इट अंडरस्कोर्स द कॉन्टिन्यूअस चैलेंज अथॉरिटीज फेस in dealing with pressures from cultural norms and economic activity। सेंटेंस लंबा है लेकिन आसान है। वाइल से शुरू हुआ है मतलब जहां ऐसा हुआ, एक कॉन्ट्रास्ट भरी बात बताएगा। कह रहा है जी हुआ ये कि जहां ऐसा ये जो डिसीजन था ये आता है कई सारी कैवियाट्स के साथ या स्पेशल कंडीशंस के साथ, याद है ना कैवियाट। कह रहे ये डिसीजन जहां कैवियाट्स के साथ आया है इंप्लीमेंटेशन को लेकर के, कैसे आप इस चीज को लागू करेंगे, पटाखों को कैसे बजवाने देंगे। कह रहे वहीं पे हुआ ये, अब असली बात यहां से शुरू होगी। ये डिसीजन अंडरस्कोर करता है, हाईलाइट करता है, रोशनी दे करके जोर दे के दिखाता है उस कॉन्टिन्यूअस चैलेंज को, लगातार बनने वाली चुनौती को जो अथॉरिटीज या सरकार के लोग फेस करते हैं, सामना करते हैं, डील विद करने में, सामना करने में या निपटने में, उन सारे दबावों को, प्रेशर्स को, जो दो जगहों से आता है। पहली जगह है हमारी कल्चरल नॉर्म्स यानी सांस्कृतिक नियम, और दूसरा है इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक गतिविधियां। तो जहां ये डिसीजन जो है इसमें बहुत सारी कैवियाट लगी हुई हैं, 3 दिन बजेंगे, हरे पटाखे बजेंगे, वो ठीक है। वहां इससे देख के हमें ये पता लगा कि सरकार प्रेशर बड़ा फेस कर रही है कि डिसीजन जो है कोर्ट को लेना पड़ा। और प्रेशर जो है वो हमेशा फेस करते हैं दो चीज़ों का। लोग कहते हैं कि त्यौहार है हमारा, कल्चरल नॉर्म्स है, पटाखे बजाएंगे, और इकोनॉमिक एक्टिविटी खराब होती है अगर पटाखों को बैन कर दिया जाए। जो पटाखा इंडस्ट्री में काम करते हैं उनका रोजगार खत्म होता है। तो इन दोनों चीज़ों को फेस करता है, जो है हाईलाइट करता है। कह रहा है जी ये सारा काम होता है वाइल प्रायोरिटाइजिंग पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंट सेफ्टी। अथॉरिटीज ये सारा जो चीज़ें फेस करती हैं प्रायोरिटाइज करते हुए, प्राथमिकता देते हुए आपकी और मेरी हेल्थ को, पब्लिक की हेल्थ को, और एनवायरमेंटल सेफ्टी को, या फिर पर्यावरण की सुरक्षा को। तो ये था लंबा सेंटेंस। चलिए, डिसीजन की वर्ब है कम्स, जहां ये डिसीजन आया वहीं पे हुआ ये। इट की वर्ब है अंडरस्कोर्स, अंडरस्कोर करना, रोशनी डाल करके किसी चीज को दिखाना। चैलेंज के लिए आया है, दैट यहां पे लगा हुआ है चैलेंज के लिए। अथॉरिटीज की वर्ब है फेस, फेस करना, किसी चीज का सामना करना, और यही डील विद करना भी होता है। नॉर्म्स का मतलब होता है नियम, कानून, प्रथाएं। कल्चरल यानी सांस्कृतिक। अब एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं फटाफट, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। आपने वर्ड देखा फेस और दूसरा वर्ड देखा डील विद, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है, किसी चीज से निपटना। डील विद, कंटेंट विद, कोप विद और पुट अप विद, ये 4 फ्रेजल वर्ब्स अंग्रेजी में जो किसी चीज से निपटने की बात करती हैं। इनके लिए फेस और टैकल वर्ड का भी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन उनके साथ में विद लगाने की जरूरत नहीं होती। आई एम डीलिंग विद द चैलेंज, आई एम कोपिंग विद द चैलेंज, आई एम पुटिंग अप विद द चैलेंज, आई एम फेसिंग अ चैलेंज, और आई हैव टू टैकल अ चैलेंज। तो यहां पे विद नहीं लगा हुआ, देखो इन दोनों के साथ और इन चारों के साथ लगा हुआ है। याद रखना पड़ेगा, जो है वोकैबुलरी का कॉन्सेप्ट है। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ दे लो इसको एक रीडिंग फटाफट से। चलिए, कह रहा है द री इंट्रोडक्शन ऑफ लीगली सैंक्शन्ड लेस पोल्यूटिंग ऑप्शंस मार्क्स अ शिफ्ट इन अ गवर्नमेंट पॉलिसी आफ्टर द बीजेपी केम टू पावर। अब एंड लगा हुआ है, यहीं रुक जाता हूं, आगे सेंटेंस तो पता नहीं कहां खत्म होगा जाके। कह रहे जो फिर से लाने का काम है, री इंट्रोडक्शन है। लीगली सैंक्शन, कानूनी तौर पे सैंक्शन यानी जिसका आपको सैंक्शन मिला हो, है ना, जिसकी आज्ञा मिली हो, इजाजत मिली हो। और लेस पोल्यूटिंग ऑप्शंस को, ऐसे ऑप्शन जिनसे पोल्यूशन भी कम होता हो। कह रहा है जो री इंट्रोडक्शन है ना ग्रीन पटाखों का, जिनको कानूनी तौर पे सहमति मिल गई है और पोल्यूशन भी कम करते हैं। कह रहा है ये सैंक्शन या री इंट्रोडक्शन मार्क करता है, एक निशान बनता है बदलाव का, जो है सरकार की पॉलिसी में। और कब से? जब से बीजेपी केम टू द पावर हुई है, जब से बीजेपी सत्ता में बैठी है। और कह रहा है ये जो दूसरा री इंट्रोडक्शन है, ये काम क्या करता है? एंड एम्स टू एकोमोडेट ट्रेडिशनल सेलिब्रेशंस while acknowledging the severe environmental impact of conventional fireworks in Delhi।
दूसरा काम ये करता है एम करने का, ये जो अपना एम रखने का, लक्ष्य रखने का, कि ये अकोमोडेट करे या समझौता बिठाए। अकोमोडेट करना, एडजस्ट करना, ये एडजस्टमेंट करे दो चीजों के बीच में। पहली चीज है ट्रेडिशनल सेलिब्रेशंस, और ये कब करना है? जब ये एक्नॉलेज भी कर रहा हो या मान भी रहा हो खराब या सीवियर एनवायरमेंटल इंपैक्ट को या फिर मौसम पे प्रभाव को कन्वेंशनल फायरवर्क्स का, परंपरागत पटाखों का दिल्ली के अंदर। समझ पाए सेंटेंस? इतना समझ लिया तो पूरा सेंटेंस समझ में आ गया, आगे तो कुछ है ही नहीं। चलो स्ट्रक्चर देखोगे तो और अच्छे से दिमाग में बैठेगा। पटाखों को री इंट्रोड्यूस किया गया, ग्रीन क्रैकर्स को। ये री इंट्रोडक्शन दो काम करता है। पहला काम करता है मार्क करने का, एक निशान बनने का। दूसरा काम करता है ये निशाना रखने का या एम करने का। ये एक निशान बनता है, मार्क बनता है सरकार की पॉलिसी में चेंज का, जब से बीजेपी पावर में आई है। दूसरा ये लक्ष्य रखता है कि ये कैसे भी करके एकोमोडेट करे, एडजस्ट करे हमारी ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन को, परंपरागत त्योहारों के सेलिब्रेशन को। और ये तब करे जब हम साथ में एक्नॉलेज भी कर रहे हो, मान भी रहे हो, समझ भी रहे हो खराब एनवायरमेंटल इंपैक्ट का, ऐसे फायरवर्क्स का, पटाखों का जो कन्वेंशनल है, जो सस्ते वाले आमतौर पे मिला करते हैं, है ना, सूतली बम और ये सब, समझ गए ना, कन्वेंशनल। और ये सब है दिल्ली में। कह रहा है जी विच इज डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड बाय नॉक्शियस विंटर एयर। और ये दिल्ली वही है जो गैर अनुपातिक तौर पे या डिसप्रोपोर्शनेट तौर पे बहुत जरूरत से ज्यादा अफेक्टेड है जहरीली विंटर एयर से या सर्दियों की हवा से। तो ये समस्या और जगह नहीं है, दिल्ली की समस्या है। दिल्ली में वैसे ही जहर फैला रहता है जो है विंटर्स के दौरान, तभी दिवाली आती है, तो वहां पे सीवियर एनवायरमेंटल इंपैक्ट होता है डिसप्रोपोर्शनेट तौर पे इन पटाखों का। चलिए अब समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर री इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट है, पहली वर्ब है मार्क्स, दूसरी वर्ब है इसकी एम्स। अकोमोडेट करना, दो चीजों को समझौता बिठाना, है ना। बीजेपी की वर्ब है केम। विच आया दिल्ली के लिए, वर्ब है इसकी इज। प्रोपोर्शनेट यानी अनुपातिक, कमेंसुरेट ये वर्ड आपने देखा था। डिसप्रोपोर्शनेट यानी जो अनुपात से बाहर हो। 10 लाख वाले को 10 साल की सजा दे दी और 1 करोड़ वाले को 10 महीने की सजा दे दी, तो ये सजा जो है डिसप्रोपोर्शनेट है। चलिए विच की वर्ब है इज अफेक्टेड। नॉक्शियस आपने देखा था ये वर्ड, वायरुलेंट, जहरीला, टॉक्सिक। कह रहा है दिस मूव रिकॉग्नाइजेज दैट फॉर मेनी अक्रॉस इंडिया द यूज ऑफ फायरवर्क्स इज एन इंटीग्रल कल्चरल एक्सप्रेशन ऑफ जॉय ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ये जो हरकत है सरकार या कोर्ट की, ये रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है इस बात को कि बहुत लोगों के लिए पूरे भारत में अक्रॉस इंडिया जो इस्तेमाल है पटाखों का, वो एक इंटीग्रल या अंदर बसा हुआ या इनसेपरेबल कल्चरल एक्सप्रेशन है, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है जॉय की या उन्माद की या समझ गए ना मजे की, ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली के फेस्टिवल के दौरान। तो इस एक्सप्रेशन, इससे हमें ये पता लगा कि कोर्ट भी समझती है कि भारत में बहुत लोग दिवाली को पटाखों से जोड़ करके देखते हैं, उनकी दिवाली तब तक पूरी नहीं होती जब तक वो पटाखे ना फोड़ लें। मूव की वर्ब है रिकॉग्नाइजेस, यूज का मतलब है इस्तेमाल, वर्ब है इसकी इज, इंटीग्रल यानी इनसेपरेबल, अंदर बसा हुआ। दिवाली क्या इनसेपरेबल पार्ट है पटाखे काफी लोगों के लिए। चलिए एक्सप्रेशन आप समझते हैं, अभिव्यक्ति बोलते हैं इसको। बड़े नेक्स्ट पैराग्राफ, आधा आर्टिकल हो गया आपका, फटाफट से इसको फिनिश करो। कह रहे फर्दर मोर फायर क्रैकर इंडस्ट्री सपोर्ट्स द लाइवलीहुड्स ऑफ लैक्स ऑफ पीपल। कह रहे इससे भी अगर आगे देखें, भाई लोगों को पटाखे फोड़ने हैं, वो फोड़ेंगे कैसे भी करके, तो आपने उनको इजाजत दे दी। कह रहे इससे और आगे बढ़ जाओ, ये जो पटाखा इंडस्ट्री है ना, ये भी तो सपोर्ट करती है रोजगार को, लाइवलीहुड्स को, लाखों लोगों का, लैक्स ऑफ पीपल का। मेकिंग इकोनॉमिक कंसिडरेशंस पार्ट ऑफ द रेगुलेटरी लैंडस्केप, बनाते हुए, मेक करते हुए आर्थिक कंसिडरेशन को, कंसिडरेशन होता है किसी चीज को कंसीडर करना कि यार ये काम भी जरूरी है ना, लोगों का रोजगार भी जरूरी है, ये कंसिडरेशन लिया आपने। कह रहे बनाते हुए आर्थिक इस कंसिडरेशन को, रोजगार की एक पार्ट या हिस्सा हमारे रेगुलेटरी लैंडस्केप का या सरकार के रेगुलेशन कानून बनाने के पूरे बैकग्राउंड का। तो सरकार इसको भी देख करके पटाखा बजाने की आपको इजाजत देती है। चलिए फायर क्रैकर इंडस्ट्री की वर्ब है सपोर्ट्स, लाइवलीहुड यानी रोजगार, ऑक्यूपेशन जॉब, व्यापार जो भी आप करते हैं, है ना, सस्टेनेंस भी इसके लिए एक वर्ड होता है। कह रहा है हाउएवर एज द हिस्ट्री ऑफ दिल्लीज एयर पोल्यूशन शोज द बैटल फॉर क्लीन एयर इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ मेट्रोलॉजी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन एंड ज्योग्राफी। अब कह रहा है दिल्ली की हवा क्यों खराब है, इसका रीजन भी बताएगा, पटाखों के अलावा क्या रीजन है। कह रहा है जी हालांकि
जैसा कि एज जो हिस्ट्री है, इतिहास है दिल्ली के पोल्यूशन का, वो हमें दिखाता है। और क्या दिखाता है कि ये जो बैटल है ना, ये जो जंग है साफ हवा की दिल्ली में, ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है या आपसी का रिश्ता है। इंटरप्ले मतलब 3-4 फैक्टर एक दूसरे से प्ले कर रहे हैं, मिले जुले हैं। तो ये एक बहुत पेचीदा आपसी का रिश्ता है, इंटरकनेक्शन या इंटरप्ले है 4 चीजों का। पहली चीज है मौसम या मीटरोलॉजी, दूसरी चीज है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दिल्ली की, कैसे काम धंधे दिल्ली में होते हैं, तीसरी चीज है पॉपुलेशन वहां की आबादी, और चौथी चीज है वहां की ज्योग्राफी या भूगोल। तो इन चारों के मिले जुले कारण की वजह से दिल्ली में हवा का तोड़ा है। कहने का मतलब ये हिस्ट्री की वर्ब है शोस, बैटल की मतलब जंग, बैटल फॉर क्लीन एयर आप समझ गए होंगे, वर्ब है इसकी इज। इंटरप्ले, मीटरोलॉजी का मतलब होता है मौसम, है ना, मौसम क्लाइमेट वगैरह को मीटरोलॉजी बोलते हैं। मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी मौसम विभाग, पता होगा आपको। कह रहा है जी मल्टीपल एक्सपर्ट बॉडीज एंड टास्क फोर्स हैव डिप्लॉयड साइंस एंड वाइड स्प्रेड मेजरमेंट एट अ स्केल फ्यू सिटीज इन द वर्ल्ड हैव अटेम्प्टेड टू कंक्लूड दैट एयर क्वालिटी इज इंपैक्टेड बाय डाइवर्स सोर्सेस। सेंटेंस में 2 डैशेज लगे हुए हैं, तो इन दोनों डैश के बीच में जो लिखा हुआ है इसको मत पढ़ो, बाकी का पढ़ लो। कह रहा है जी कई सारी एक्सपर्ट की बॉडीज हैं, बॉडी का मतलब होता है शरीर या ऑर्गेनाइजेशन। भाई मेरी बॉडी, आपकी बॉडी, शरीर भी बॉडी है ना, काया। दूसरा बॉडी का मतलब होता है कोई ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था। कह रहा है बहुत सारे एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं, बॉडीज जो हैं और टास्क फोर्सेस भी हैं, उन्होंने इस्तेमाल किया है, डिप्लॉय किया है साइंस का और वाइड स्प्रेड पे मेजरमेंट पा। मेजरमेंट यानी मेजर करना, कहाँ पे दिल्ली में कितना धुआं है, कितनी हवा खराब है किस जगह में। वाइड स्प्रेड मतलब बड़े स्केल पे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने बड़े स्केल पे साइंस और मेजरमेंट का इस्तेमाल किया है दिल्ली में, और ये कंक्लूड करने के लिए या इस कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए, कंक्लूजन क्या निकला इनका कि जो एयर क्वालिटी है, हवा का जो क्वालिटी है दिल्ली में, ये इंपैक्टेड होता है, इस पे असर आता है कई सारे डाइवर्स विविध सोर्सेज से। तो वो सोर्सेज आपको आगे बताए गए हैं। अब बीच में देख लो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एट अ स्केल, ऐसे एक स्केल पे, फ्यू सिटीज, कम ही शहर पूरी दुनिया में इन द वर्ल्ड हैव अटेम्प्टेड, उन्होंने अटेम्प्ट किया है। ये जो वाइड स्प्रेड मेजरमेंट और साइंस दिल्ली में लगा है ना, ये इस लेवल का लगा है कि दुनिया में कम ही है या ना के बराबर ही कोई दूसरे शहर होंगे जहां पे इतनी स्टडी, इतना साइंस जो है यूज किया गया। दिल्ली की हवा बहुत खराब है, तो दिल्ली में बहुत ज्यादा इन्होंने अटेम्प्ट करे हैं। तो ये बीच में बता रहा है मेजरमेंट के स्केल को। ये एक ऐसा लेवल या स्केल है जो दुनिया भर की बहुत कम देशों में या शहरों में हुआ है, अटेम्प्ट हुआ है। चलो अब वो डाइवर्स सोर्सेज क्या है, कंक्लूजन क्या निकला। ये सारे सोर्सेज हैं। ट्रांसपोर्ट यानी व्हीकल से निकले वाला धुआं, इंडस्ट्री आप समझते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट बर्निंग यानी पराली, स्टबल बर्निंग बोलते हैं जो पंजाब से हरियाणा से होती है, बायोमास बर्निंग यानी गोबर वगोबर जलाना, कंस्ट्रक्शन आप समझते ही हैं, और रोड डस्ट, सड़कों पे फैली हुई मिट्टी। ये सारे डिफरेंट पीरियड्स में जो ये चीजें होती हैं, इनसे मिल करके दिल्ली की हवा के जो है हालत जो है खराब है। चलिए लंबा सेंटेंस था, छोटे छोटे पीस कर दिए, टाइम लगा लेकिन आपने मीनिंग निकाल लिया। एक्सपर्ट बॉडीज और टास्क फोर्सेज की वर्ब है हैव डिप्लॉयड, डिप्लॉय करना, काम पे लगाना। साइंस को डिप्लॉय किया यानी साइंस का इस्तेमाल किया। चलिए फ्यू सिटीज की वर्ब है हैव अटेम्प्टेड, ये स्केल के लिए आया, अ स्केल दैट फ्यू सिटीज हैव अटेम्प्टेड। एयर क्वालिटी की वर्ब है इज इंपैक्टेड। डाइवर्स यानी नाना प्रकार का, विविध प्रकार का, इसको वेरियस भी बोल सकते हैं। बढ़े नेक्स्ट पैराग्राफ। चलो अब थोड़ा ग्रामर हैवी आएगा ये पैराग्राफ, आराम से पढ़ते जाओ, मीनिंग निकाल लो इसका। चलो कह रहा है एविडेंस ऑल्सो सजेस्ट दैट इंटरवल्स ऑफ एक्सटेंडेड रेन्स ऑफ्टन हैव द लार्जेस्ट इफेक्ट्स ऑन इंप्रूविंग एयर क्वालिटी लेवल्स। एविडेंस ये भी हमें बताती है, एविडेंस का यानी सबूत, तथ्य या सबूत हमें ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो इंटरवल्स हैं, छोटे छोटे इंटरवल क्या होता है, पीरियड्स, 3 दिन 2 दिन 4 घंटा 6 घंटा, छोटे छोटे जो पीरियड होते हैं लंबी बारिश के, बारिश लगातार नहीं हो रही, रुक रुक के हो रही है लेकिन लंबे वक्त तक हो रही है। कह रहा है इनका सबसे बड़ा इंपैक्ट है, लार्जेस्ट इफेक्ट है इंप्रूव करने में दिल्ली की एयर क्वालिटी के लेवल को। तो बारिश जितनी ज्यादा लंबी हो जाए मानसून में, उतना ही सर्दियों में दिल्ली का मौसम साफ रहता है। ये एविडेंस ने हमें बताया। एविडेंस एक नाउन है, एक स्पेशल नाउन है जो कभी ना सिंगुलर होगा ना प्लूरल होगा, इसके पीछे कभी एस भी नहीं लिखेगा, 2 एविडेंसेस 3 एविडेंसेस, और कभी भी आप 1 एविडेंस भी नहीं लिख सकते। ये अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे मिल्क है, शुगर है, सैंड है। आप कभी ऐसा बोलते हो 3 मिल्क
2 शुगर 4 रेत नहीं बोल सकते ना, इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। एविडेंस भी अंग्रेजी में एक स्पेशल नाउन है, इसको काउंट नहीं किया जाता। देखने में लगता है काउंटेबल होगा, 1 एविडेंस 2 एविडेंस, तो ये सारे स्पेशल नाउन्स हैं जो धोखेबाज हैं, देखने में काउंटेबल लगते हैं। ध्यान रखना इनके आगे कभी भी एस का इस्तेमाल ना करें। वर्ब हमेशा इनके साथ सिंगुलर लगेगी। एविडेंसेस लिखा होता तो पहले मैं एस निकालता फिर वर्ब को सिंगुलर बनाता। एविडेंस, मशीनरी, इक्विपमेंट, ब्रेड, पेपर, एडवाइस, रिसर्च, लेजिस्लेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, लगेज। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भाई, क्वेश्चन मिलेंगे इस पे एग्जाम में आपको, जब मिलेंगे तब आप खोजोगे कि कौन सा था, है ना। ये 8-10 नाउन्स हैं। कह रहे जी वाइल द कंट्रीब्यूशन ऑफ फायर क्रैकर्स टू द एनुअल pollution problem may be temporary, the data confirms that the resultant spike makes an already bad air situation worse। कह रहे जहां while जो कंट्रीब्यूशन है या फिर यूं कह दें योगदान है फायर क्रैकर्स का, पटाखों का, और किस चीज में, एनुअल पोल्यूशन की प्रॉब्लम में, पूरे साल में पोल्यूशन की समस्या में। कह रहे वो हो सकता है टेम्परेरी हो, क्षण भर का हो, कुछ दिनों का हो। कह रहे वहीं पे डेटा इस बात को कंफर्म करता है, ये हमें बताता है कि जो इससे होने वाला रिजल्टेंट या नतीजन स्पाइक है या उछाल है, ऑफ कोर्स पोल्यूशन की बात हो रही है, पोल्यूशन में आने वाला जो उछाल है वो बना देता है पहले से ही खराब एयर की सिचुएशन को और खराब या वर्स। तो पटाखे बजाने से 1-2 दिन का खराबी आएगी, लेकिन जो खराबी आएगी ना वो इतनी ज्यादा होगी 2 दिन सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ये हमें डेटा से पता लगता है। कंट्रीब्यूशन मे बी टेम्परेरी, डेटा की वर्ब है कन्फर्म्स, स्पाइक यानी अचानक आने वाला उछाल, वर्ब है इसकी मेक समथिंग बैड वर्स, किसी खराब चीज को और बुरा बनाना, बद से बदतर बनाना। रिजल्टेंट यानी नतीजन, जो नतीजे में आता हो। चलिए, डेटा एक प्लूरल नाउन है, वर्ब को प्लूरल रखना चाहिए। डेटा, डेटम, स्टेडिया, स्टेडियम, बैक्टीरिया, बैक्टीरियम, एजेंडा, एजेंडम, याद है ना। तो ये जनरली डेटा को सिंगुलर बना देते हैं, लेकिन एग्जाम के हिसाब से समझो तो डेटा जनरली प्लूरल होता है। डेटम जो होता है, डेटम वो होता है सिंगुलर। चलिए, कह रहा है अलाउइंग द यूज ऑफ साइंटिफिकली डिप्लॉयड ग्रीन क्रैकर्स विच आर एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 2/3 लेस नॉक्शियस इज एन एफर्ट टू टॉलरेट अ टेम्परेरी सर्ज अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। कह रहा है फिर जो अलाउ करने का काम है, किस चीज को, यूज को, इस्तेमाल को, साइंस के हिसाब से बनाए गए, डेवलप किए गए ग्रीन क्रैकर्स का, हरे पटाखों का। अब देखो बीच में डैश से डैश के लगाया गया, हरी पटाखों के बीच में बारे में कुछ बताया गया, जो कि एस्टिमेटेड है, जिन पे ऐसा अनुमान लगाया कि वो हैं टू बी लगभग 2/3 या 2/3 कम जहरीले, लक्स नॉक्शियस। कह रहे ये जो अलाउ करने का काम है ना ऐसे पटाखों को, जो 2/3 कम धुआं छोड़ते हैं, वो भी एक एफर्ट है, वो एक कोशिश है कि हम टॉलरेट करें या सह लें टेम्परेरी होने वाले सर्ज को, उछाल को, स्पाइक को कंट्रोल्ड कंडीशंस में। तो हमने धुआं कम छोड़ा है, 2/3 कम धुआं आता है इन पटाखों से, तो हमने एक प्लानिंग सीखी है हमने कि जहर थोड़ा कम रखेंगे इस साल, है ना। जहर तो आएगा लेकिन कम आएगा, तो कंट्रोल्ड कंडीशन में सर्ज को, टेम्परेरी वाले को हम सह लेंगे, टॉलरेट कर लेंगे। चलिए, अलाउइंग सब्जेक्ट है यहाँ पे, अलाउइंग इज, ये अलाउ करने का काम एक एफर्ट है। विच आया पटाखों के लिए, विच की वर्ब है आर एस्टिमेटेड। नॉक्शियस याद है ना, जहरीला, वायरुलेंट, टॉक्सिक, परनीशियस। चलिए, टॉलरेट करना यानी किसी चीज को सहना। सर्ज और स्पाइक इन दोनों का मतलब होता है अचानक से आने वाला उछाल, किसी चीज में होने वाली बढ़ोतरी। अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, ये भी फटाफट देख लो। मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, पहले इनको खुद से ट्राई दो, हो सकता है आपको ऑलरेडी आता हो। 2/3 ऑफ द बुक इज या वॉज रेपिटेटिव, 1/5 ऑफ द स्टार्टअप्स गो या गोज बैंकरप्ट। देखिए 2/3 कैसे लिखेंगे इसको, 2/3। 1/5 कैसे लिखेंगे इसको, 1/5। याद रखो जब भी ऊपर 1 आ रहा हो किसी भी रेशो में, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, 1 मिलियन, कुछ भी आ रहा हो, अगर ऊपर 1 आ रहा हो तो पीछे उस रेशो के एस नहीं लगाना। अगर 1 के अलावा ऊपर कुछ भी आ रहा हो, नीचे की बात नहीं कर रहा हूं मैं जो है न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं, ऊपर वाले की। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, न्यूमरेटर, समझ गए ना, ऊपर जो आ रहा है। तो जो ऊपर आ रहा है अगर वो 1 से ज्यादा है, 2, 3, 4, 5, 1.5 है, कुछ भी है, उसके लिए आपको प्लूरल का इस्तेमाल करना है, रेशो को लिखते हुए एस लगाना है। तो अगर आपको 3/5 लिखना है तो 3/5 नहीं लिखोगे आप, 3/5 लिखोगे, पीछे एस का इस्तेमाल करोगे क्योंकि ऊपर 3 आ रहा है। अगर 1/5 लिखना है तो आप 1/5 लिखोगे बिना एस के, क्योंकि ऊपर 1 आ रहा है। तो ये तो था एक कॉन्सेप्ट नंबर 1।
इसके हिसाब से 2/3 लिखना चाहिए और 1/5 के पीछे एस जो है नहीं आना चाहिए। अब दिमाग में सवाल ये आएगा, सर इनकी वर्ब कैसी होगी? 2/3 पीछे एस लगाया तो वर्ब प्लूरल दूं, 1/5 आया तो वर्ब सिंगुलर दूं? नहीं, ऐसा नहीं है। इन बेचारों की खुद की कोई वर्ब होती ही नहीं। वर्ब किसकी होती है? इनके बाद एक ऑफ लगा होगा और ऑफ के बाद जो नाउन रखा होगा उसकी वर्ब होगी। इन बेचारों की खुद की कोई वर्ब नहीं है, इनको देख के वर्ब को मत चूज करना। ऑफ के बाद रखा हुआ नाउन बताएगा वर्ब क्या होगी। यहां नाउन है सिंगुलर बुक तो वर्ब सिंगुलर होगी, यहां नाउन है प्लूरल स्टार्टअप्स तो वर्ब प्लूरल होगी। तो बुक के लिए आपको लिखना पड़ेगा इज रेपिटेटिव, स्टार्टअप्स के लिए आपको लिखना पड़ेगा गो बैंकरप्ट। क्लियर दोनों कॉन्सेप्ट्स? लास्ट पैराग्राफ, इसके बाद अपना क्विज है, फटाफट से इसको सॉल्व कर दो, मीनिंग निकाल लो इसका। चलिए, कह रहा है दिस अप्रोच सीक्स टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन टू थिंग्स। कह रहा है ये जो अप्रोच है ना सरकार की कि जहर कम रखेंगे, 2/3 कम जहर आएगा, ग्रीन पटाखे होंगे, ये अप्रोच कोशिश करती है कि ये फाइंड करे एक बीच के ग्राउंड को, मिडिल ग्राउंड को। मिडिल ग्राउंड क्या होता है? ना तेरा ना मेरा। तो एक ना तेरा ना मेरा वाला ग्राउंड फाइंड करें दो चीजों के बीच। पहली चीज है बिटवीन लगा के बता रहा है ऑनरिंग ट्रेडिशन, और दूसरी चीज है एंड लगा के बता रहा है मिनिमाइजिंग हार्म। ऑनर करना या तवज्जो देना ट्रेडिशन को या फिर यूं कह दे संस्कृति को, और दूसरा मिनिमाइज करना, कम से कम करना हार्म को या फिर यूं कह दे नुकसान को। तो दोनों चीजों के बीच का एक मिडिल ग्राउंड या कॉम्प्रोमाइज लाने का काम करता है सरकार का ये अप्रोच। चलिए, अप्रोच की वो है सीक का मतलब होता है ढूंढने की या पाने की कोशिश करना। कह रहा है बट वाइल ग्रीन क्रैकर्स रिप्रेजेंट एन इंप्रूवमेंट ओवर कन्वेंशनल वंस, दे आर नॉट जीरो एमिशन प्रोडक्ट्स। कह रहा है लेकिन ये बात भी है, जहां ये हरे पटाखे रिप्रेजेंट करते हैं या प्रतिनिधित्व करते हैं एक इंप्रूवमेंट का या बेहतरी का कन्वेंशनल पटाखों के ऊपर, सूतली बम्बों के ऊपर। कन्वेंशनल पटाखे समझ गए ना, फुलझड़ियां और ये सब जो जिनमें खूब धुआं निकलता है। तो जहां ग्रीन क्रैकर्स जो हैं एक इंप्रूवमेंट की बात है, तरक्की की बात है, वहीं पे ये बात याद रखनी है कि ये जीरो एमिशन प्रोडक्ट्स नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनसे कोई नुकसान नहीं होता, एमिशन तो इनसे भी होता है। क्रैकर्स की वर्ब है रिप्रेजेंट, कन्वेंशनल यानी परंपरागत, दे की वर्ब है हार। कह रहा है इन लीगलाइजिंग दिस लेस एफल्जेंट ऑप्शन गवर्नमेंट्स एंड कोर्ट्स मस्ट बी केयरफुल नॉट टू टेक द फोकस अवे फ्रॉम द नीड फॉर पब्लिक कमिटमेंट। लंबा सेंटेंस है। कह रहा है जी लीगलाइज करने में या कानूनी तौर पे लीगल बनाने में इस कम एफल्जेंट या कम धुएं या रोशनी वाले ऑप्शन को, ग्रीन जो क्रैकर्स है इसमें धुआं भी कम निकलता है, रोशनी भी कम होती है थोड़ी, है ना। तो एफल्जेंट यानी रोशनी फेंकने वाला। तो कह रहा है जी लीगल बनाने में इस कम रोशनी वाले ऑप्शन को, कम धुएं वाले पटाखे को, सरकार को एक काम करना होगा। सरकारों और कोर्ट्स को केयरफुल होना होगा या सावधान रहना होगा, मस्ट बी केयरफुल, कि वो ना ले लें अपने सारे फोकस को अवे फ्रॉम या दूर इस जरूरत से, नीड से जो है पब्लिक कमिटमेंट की, लोगों में कमिटमेंट की। और पब्लिक कमिटमेंट किस चीज का? पब्लिक कमिटमेंट टू स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल नॉर्म्स, और ज्यादा कड़े पर्यावरण के नॉर्म्स का। और वो कौन सी नॉर्म्स हैं? रूटेड इन साइंस एंड रीजन, जो रूटेड हैं, जिनकी रूट बनी हुई है, जिनके आधार बने हुए हैं, जड़ें बनी हुई हैं विज्ञान में, साइंस में और रीजन में, लॉजिक में। एंड नॉट इन होप एंड फेथ, ना कि होप में या फेथ में। तो हमें पता है अगर पोल्यूशन ज्यादा होगा तो क्या होने वाला है आने वाले 20-30 सालों में आपके और मेरे बच्चों के साथ, है ना, हमारे आने वाली जनरेशन के साथ। तो हमें होप और फेथ पे नहीं छोड़ना है कमिटमेंट को कि यार चलो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि सब कुछ सही रहे। हमें वो काम करने हैं कमिटमेंट के साथ में जो साइंस में रूटेड है, लॉजिकली करने जरूरी है। तो हमारा फोकस जो है इन कामों से दूर नहीं जाना चाहिए, चाहे इन पटाखों को हम कितना भी लीगल कर दें। तो सरकारों को और कोर्ट्स को इस चीज के लिए केयरफुल रहना होगा कि हमारा कमिटमेंट बना रहे। बड़ा अच्छा सेंटेंस है, मीनिंग बड़ा गहरा था इसका। गवर्नमेंट्स एंड कोर्ट्स की वो है मस्ट बी, केयरफुल होना, सावधान होना। रूटेड यानी बेस्ड, रूट क्या होती है? जड़। अगर कोई चीज रूटेड है दूसरी चीज में तो यानी दूसरी चीज उसकी जड़ है। तो हमारी नॉर्म्स जो है उसकी जड़ होनी चाहिए साइंस और लॉजिक। कह रहे देयर इज नो अल्टरनेटिव टू कॉम्प्रिहेंसिव कंसिस्टेंट एक्शन अगेंस्ट ऑल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। कह रहा है जी कोई विकल्प है ही नहीं, ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। और किस चीज का? डिटेल्ड यानी कॉम्प्रिहेंसिव और लगातार होने वाली कार्रवाई का, एक्शन का सभी पॉल्यूशन के सोर्सेज के खिलाफ, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो व्हीकल्स हो, चाहे पटाखे हो, चाहे पराली हो। ठीक है ना। तो ये हमें लगातार कोशिश करते रहना है कि हवा को साफ रखें। इसका कोई भी विकल्प
ग्रीन पटाखा नहीं बन सकता। चलिए, ऑल्टरनेटिव की वर्ब है इज, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव आप समझते हैं, सेकंड ऑप्शन विकल्प। कॉम्प्रिहेंसिव यानी डिटेल्ड, इसका बिल्कुल उल्टा क्या होता है? परफंक्टरी, कर्सरी, है ना, जो ऊपर ऊपर से किया गया काम हो। चलिए, एक और कॉन्सेप्ट है यहां देख लेना। नॉट के साथ में अगर टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना हो तो याद रखें, नॉट जो है इन्फिनेटिव के बीच में मत लगाएं। द पुलिस आस्क्ड द लोकल्स टू नॉट गो आउट एट नाइट। पुलिस ने आस्क किया या कहा लोकल लोगों को कि वो रात में बाहर ना जाएं। आप क्या कर रहे हो? पुलिस आस्क्ड द लोकल्स टू नॉट गो आउट, तो टू गो इस इन्फिनेटिव के बीच में आपने नॉट को फंसा दिया। ये नहीं करना। लिखने वाली अंग्रेजी में गलत होता है, बोलने वाली में बोला जा सकता है। लिखने वाली में हम क्या करते हैं, इस नोट को टू से पहले रख देते हैं। द पुलिस आस्क्ड द लोकल्स नॉट टू गो आउट एट नाइट। वही काम यहां हुआ, कोर्ट्स मस्ट बी केयरफुल नॉट टू टेक द फोकस अवे। तो नॉट जो है टू टेक के बीच में नहीं लगाया हुआ। चलिए, रैप अप करें क्लास को। मजा आया होपफुली। कमेंट्स में बताया करो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। कोई सजेशन हो, जो भी चीज आप फील करते हो और शेयर करना आप चाहते हो, ये 1 से लेके 8 तक ये क्वेश्चंस आप खुद से कर लोगे सॉल्व, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इनके आंसर डाल रहा हूं, मैच करते रहना। पाई इन द स्काई क्या होता है? होलिस्टिक का एंटोनिम क्या है? एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम नहीं पूछा। एक वार्निंग या स्पेशल कंडीशन क्या होती है? कर्सरी होती है या कैवियाट होती है? ल्यूमिनिसेंट क्या होता है? देखो, एक वर्ड कराया था एफल्जेंट, करवाया था ना। एफल्जेंट और ल्यूमिनिसेंट एक ही बात है, ठीक है? बताना भूल गया, अब बता रहा हूं। तो ल्यूमिनिसेंट एक वन वर्ड है अंग्रेजी में। मीनिंग देख लोगे, लिख लोगे, याद कर लोगे, क्विज में आपका आंसर बन जाएगा। चलिए, लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी। 3 नहीं है, 4 है। पहली एरर इस वर्ड की वजह से, दूसरी एरर इस वर्ड की वजह से, तीसरी भी इसी के आसपास है, और चौथी बननी चाहिए यहां पे इसके आसपास। लास्ट क्वेश्चन खुद से हम सॉल्व करेंगे मिलके। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑथर की जो डिस्कशन है मेट्रोलॉजी और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर के, उससे आप क्या इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं? मौसम और आर्थिक स्ट्रक्चर को लेकर के दिल्ली की और मौसम की वहां के, आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? चारों में से कौन सी बात सही लग रही है आपको? दिल्ली का पोल्यूशन इसलिए है क्योंकि पटाखे बहुत बजते हैं। फायर क्रैकर या पटाखे सिर्फ एक जरिया है कंट्रोल करने का पोल्यूशन को दिल्ली में। पोल्यूशन निकल करके आता है बहुत सारे सोर्सेज से दिल्ली के अंदर। मौसम में चेंज जो है वो बिल्कुल इररिलेवेंट है या कनेक्टेड नहीं है दिल्ली के पोल्यूशन के लेवल से। देखो जी, पहली बात गलत है, दूसरी भी गलत है, चौथी भी गलत है, सी जो है सही है। भाई, पोल्यूशन जो है सिर्फ पटाखों से नहीं आता। ये कह रहा है पटाखों से आता है, ऐसा नहीं है। मोस्टली ड्यू टू पटाखों से नहीं होता है। फायर क्रैकर के अलावा भी बहुत चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो दिल्ली में, पराली जलाना बंद कर सकते हो, तो ये ओनली कंट्रोलेबल फैक्टर बिल्कुल नहीं है। और मेट्रोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ही दिल्ली के पोल्यूशन चेंज होते हैं। अगर बरसात खूब हो जाए तो पोल्यूशन भी कम होता है, ये बात भी गलत है। इसलिए सी बनेगा आपका आंसर। चलिए, रैप अप करें क्लास को। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाकर के 1 से 8 क्वेश्चन जो है इनके आंसर्स मैच कर लो। फर्स्ट कमेंट में रखे हैं। 9 में से कितने मार्क्स मिले जरूर से बताया करो। कल की क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन, साइनिंग आउट।